दोस्तों, रॉयल एनफील्ड हंटर रिसेंटली फर्स्ट टाइम बायर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और इसके मॉडर्न लुक्स और स्टाइलिंग की वजह से इसको यंगस्टर्स भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हंटर की वजह से अब एक रॉयल एनफील्ड को ओन करना थोड़ा आसान भी हो गया है, क्योंकि जहां बुलेट 1,73,000 और क्लासिक 1,93,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस से शुरू होती है, वहीं हंटर आपको 1.5 लाख रुपये के एक्स शोरूम प्राइस के अंदर ही मिल जाएगी। अभी रिसेंटली कुछ दिन के लिए मोटरसाइकिल मेरे पास थी और मैंने इसको हर तरह के कंडीशंस में चलाकर टेस्ट किया। मैंने इसको सिटी में राइड किया, हाईवेज़ पर राइड किया और पहाड़ों पर भी राइड किया। मैंने इस पर एक 1000 किलोमीटर लंबी रोड ट्रिप भी करी, पिलियन और लगेज के साथ में। और इतना चलाने के बाद जो भी मैं इस मोटरसाइकिल के बारे में समझ पाया, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर आप भी हंटर को लेने का प्लान कर रहे हैं और आप उसको टूरिंग के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको एक ठीक ठाक आइडिया मिल जाए कि ये आपको कैसा फीडबैक देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नोमैडिक अस। अब दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा और डिटेल होने वाला है और इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं। तो अगर आप स्किप करना चाहें कोई पार्ट, तो आप उसको स्किप करके आगे वाला पार्ट भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर बात शुरू करते हैं उस एस्पेक्ट के साथ में जो शायद टूरिंग के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सीट कंफर्ट और राइडिंग पोजीशन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि घंटों घंटों राइड करने पर पुट्ठों का जो बुरा हाल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। और आप कितनी महंगी मोटरसाइकिल क्यों ना खरीद लें, मोटरसाइकिल पर टूर करने की ये कीमत तो आपको अदा करनी ही पड़ती है। और कुछ सिमिलर कहानी हंटर 350 की भी है। मेरे पास जो मोटरसाइकिल थी उस पर एक कस्टम सीट इंस्टॉल थी, जिसके लिए आपको एडिशनल 3150 रुपये पे करने पड़ते हैं। इस सीट का फ़ायदा ये है कि इस पे जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो राइडर के लिए होता है, उस पर इन्होंने एक नेट जैसा मटेरियल यूज़ किया है जो थोड़ा सा बेटर फील होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द नॉर्मल सीट। लेकिन जो पिलियन की सीट है वो उसी मटेरियल की बनी है जो नॉर्मल सीट में आती है, तो आपको पिलियन सीट के लिए कंफर्ट में कोई ख़ास डिफरेंस इस पर नहीं मिलेगा। हाँ, इस कस्टम सीट को आरी ने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये मोटरसाइकिल को थोड़ा और स्पोर्ट की लुक दे देती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सीट कंफर्ट पे ये कुछ ज़मीन आसमान का अंतर कर देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको नहीं लेके भी अपना काम इजीली चला सकते हैं। कुशनिंग यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो कहा जा सकता है कि एक बैलेंस टाइप की सीट आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो मुझे अच्छी लगी। अब दोस्तों, जब हम कोडाईकनाल में अपने होटल से बैंगलोर के लिए निकले, तो इसकी सीट्स को टेस्ट करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम इस पर अपनी फीगो फ्लोट के एयर कुशन सीट्स इंस्टॉल नहीं करेंगे। लगभग 1.5 घंटे बाद सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरी वाइफ को मोटरसाइकिल रुकवा कर एयर सीट इंस्टॉल करनी पड़ी। मुझे फिर भी उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन 1 और घंटा गाड़ी चलाने के बाद मेरी भी हालत काफ़ी टाइट हो चुकी थी और फाइनली मैंने भी एयर सीट इंस्टॉल कर ली। हाँ, जब हम साइट सीइंग के लिए निकलते थे और अक्सर हम पूरे दिन घूमते रहते थे, तो हमें कभी भी एयर कुशन सीट्स की नीड इसके ऊपर महसूस नहीं हुई। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अक्सर हम 1 घंटे से ज़्यादा कभी मोटरसाइकिल पर नहीं होते थे। बीच में कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ जाता था, कभी कोई जगह आ गई, कभी कोई और जगह आ गई, तो उसकी वजह से शायद हमें वहाँ पर नीड महसूस नहीं होती थी। तो उम्मीद है कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि इसकी सीट्स कितनी कैपेबल हैं और कितनी देर तक आप इस पर आराम से बैठ कर इसको चला सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हंटर की राइडिंग पोजीशन के बारे में। हंटर की राइडिंग पोजीशन को मैं टूरिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ी कमिटेड सी राइडिंग पोजीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके जो हैंडल बार्स हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ सेट हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा आगे की तरफ लीन होकर बैठते हैं। इस वजह से आपको हथेलियों पर या कलाइयों पर थोड़ा बहुत स्ट्रेस महसूस हो सकता है, और जब आप इसको लंबे ड्यूरेशन के लिए राइड करते हैं तो थोड़ा बहुत दर्द भी आपको महसूस हो सकता है। तो हैंडल बार की जो पोजीशनिंग है वो कुछ इस तरीके की है कि अगर आप बैठेंगे तो आप आगे की तरफ से थोड़ा सा झुके होंगे। हालांकि हैंडल बार्स काफ़ी वाइड हैं, तो आपके हाथ काफ़ी खुले रहते हैं, आगे की तरफ से आपका चेस्ट भी काफ़ी ओपन रहता है। लेकिन आपका जो पोजीशन होगा वो स्ट्रेट, यानी जो अगर आप सोचिए कि हैंडल बार्स थोड़े और उठे होते तो हम सीधे इस तरीके से बैठ सकते थे। वो होता बिल्कुल सीधा राइडिंग पोजीशन, जो आपको क्लासिक पे या फिर एनफील्ड पर मिल जाएगा। पर यहाँ पर ये थोड़ा सा कमिटेड सा पोजीशन है, आपको आगे की तरफ झुकना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत दे सकता है। हालांकि फिर भी मुझे इसकी राइडिंग पोजीशन की वजह से पूरी ट्रिप के किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टूरिंग के लिए एक ऐसी राइडिंग पोजीशन को सबसे बढ़िया माना जाता है जहाँ पर आप अपराइट बैठते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो आपको इस मोटरसाइकिल पर देखने को नहीं मिलेगा।
इसके राइडर फुट पेग की जो पोजीशन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा रियर सेट है और ना ही बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड सेट है, जिसकी वजह से पूरे दिन की राइडिंग के बाद भी आपको पैरों में या घुटनों में किसी भी तरीके का दर्द महसूस नहीं होता। इस मोटरसाइकिल पर विंड ब्लास्ट आपको ज़रूर थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ख़ासतौर से अगर आपको कहीं पर क्रॉस विंड्स का सामना करना पड़ जाए तो। बैंगलोर लौटते वक्त लगभग 2 घंटे का एक स्ट्रेच था जहाँ पर काफ़ी तगड़े क्रॉस विंड्स मुझे मिल गए और वहाँ पर मुझे काफ़ी अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस लगा इस मोटरसाइकिल के ऊपर। जो मोटरसाइकिल मेरे पास थी उस पर कोई विंडशील्ड मौजूद नहीं थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड हंटर के लिए एक विंडशील्ड ऑफर ज़रूर करता है, जिसके लिए आपको लगभग 2300 रुपये एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस साइज़ की विंडशील्ड आपको विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करने में कुछ ज़्यादा मददगार साबित हो पाएगी। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो आप बुलेट या मीटियोर की टूरिंग विंडशील्ड इस पर इंस्टॉल करवाने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 4000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि पिलियन के साथ ही कैसा फील होती है। पिलियन सीट कुशनिंग के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और नोटेबल बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पहला, राइडर और पिलियन के बीच जगह की कमी आपको इस मोटरसाइकिल पर ज़रूर महसूस होगी, जिसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस पर तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लंबी दूरियों पर आपके पिलियन के लिए ये एक परेशानी का सबब बन जाती है। क्योंकि जब राइडर या पिलियन कई घंटों तक मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो एक ही पोजीशन पर लगातार बैठे रहना काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग होता है, और इसी वजह से थोड़ी देर में आगे पीछे होकर आपको अपनी पोजीशन चेंज करते रहनी पड़ती है, और ये करने के लिए इस मोटरसाइकिल पर आपको पर्याप्त जगह नहीं मिलती। राइडर के लिए तो फिर भी थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पिलियन के लिए दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा, इसकी सीट भी ज़्यादा लंबी नहीं है और इस वजह से भी जगह की कमी आपको महसूस होती है, जो मैंने आपको जैसे अभी बताया। अब दोस्तों ये सीट इतनी छोटी है कि जब हम दोनों अपने एयर कुशन सीट इस पर माउंट करके चल रहे थे तो जो पिलियन का एयर कुशन सीट है वो मेरी पीठ पर टकरा रहा था और पीछे की तरफ भी ये सीट के काफ़ी बाहर निकला हुआ था। इस इशू को सॉल्व करने के लिए कहीं मेरी वाइफ ने जो एयर कुशन सीट है उसको उल्टा भी माउंट कर लिया था, लेकिन उससे भी कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं। मैंने यही सेम एयर कुशन सीट्स दूसरी राइड्स पर भी इस्तेमाल करी हैं, जहां मैं अपनी पल्सर AS 200 पर था या फिर लद्दाख राइड जो मैंने एक बुलेट 500 पर करी थी, वहां पर मुझे इस तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। तीसरा, अगर आप इस मोटरसाइकिल पर पिलियन के साथ थोड़ा भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो रॉयल एनफील्ड इसके लिए एक पिलियन बैकरेस्ट ऑफ़र करता है, जो मेरी वाली मोटरसाइकिल पर भी इंस्टॉल था। आप इसको कंसीडर ज़रूर करिएगा। ये पिलियन के लिए एक एडेड सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी स्टडी था। इसके लिए आपको 2800 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। 1050 रुपये का ये बैकरेस्ट है और 1750 रुपये का इसका माउंट। थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन अगर आप बैकरेस्ट इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आरी का जेन्युइन ही कराइएगा, क्योंकि आप आफ्टर मार्केट कोई भी क्यों ना ले लें, इसकी फिट फिनिश, इसकी जो क्वालिटी है या इसका जो कंफर्ट है उसको वो मैच नहीं कर पाएगा। चौथा, इस मोटरसाइकिल पर चढ़ना उतरना आपके पिलियन के लिए काफ़ी आसान रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हाइट। अक्सर बैकरेस्ट रखने के बाद मोटरसाइकिल पर चढ़ना या उतरना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है पिलियन के लिए, क्योंकि जो बैकरेस्ट है वो थोड़ा अड़ने लगता है बीच में, लेकिन यहाँ पर मेरी बाइक को उस तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। और रेफरेंस के लिए बता दूँ कि उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच के आसपास है। पाँचवा, मेरी AS 200 पर सैडल बैग्स माउंट करने के बाद एक प्रॉब्लम यह आती है कि सैडल बैग्स का कुछ हिस्सा जो पिलियन है उनके पैरों से टकराता है। ओवर लॉन्ग ड्यूरेशंस ये एक थोड़ा सा इनकन्वीनियंस बन के सामने आता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल पर सैडल बैग्स बड़े अच्छी तरीके से माउंट होते हैं और पिलियन फुटरेस्ट की पोजीशन भी कुछ ऐसी है कि सैडल बैग्स पैरों से बिल्कुल भी टकराते नहीं हैं। यहाँ भी रेफरेंस के लिए बता दूँ कि मैं वाइट ले सैडल बैग्स का काफ़ी पुराना वेरिएंट यूज़ करता हूँ और अब इनका जो वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अब दोस्तों बात करूँ इसके इंजन की, तो रॉयल एनफील्ड ने हंटर पर भी वही 350 सीसी का इंजन इस्तेमाल किया है जो उन्होंने क्लासिक या बुलेट पर इस्तेमाल किया है, लेकिन द वे दिस इंजन इज ट्यून्ड इट फील्स मोर ऑफ अ कम्यूटर देन अ टूरर। अब क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एक कैसी टूरर है, तो सिटी में कैसे फील होती है इस पर ज़्यादा बात ना करके मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इट्स अ वेरी गुड कम्यूटर with a very tractable engine, but on highways it feels out of breath। मेरे पास जो मोटरसाइकिल थी उसको 1 साल भी नहीं हुआ था एंड इट हैड क्लॉक्ड ओनली 4000 किलोमीटर्स, तो वी कैन नॉट कंसिडर इट एन ओल्ड मोटरसाइकिल, लेकिन 85 kmph की स्पीड तक आते आते ऐसा लगने लगता था कि उसकी जान निकल रही है। और इसी वजह से शायद ही पूरी रोड ट्रिप पर मैं इसको 90 kmph की स्पीड के ऊपर कहीं पर भी ले गया होऊंगा। 80-85 kmph की स्पीड क्रॉस करते करते ये इतना स्ट्रेस फील होती है कि आपको खुद ही इसको पुश करने का मन नहीं करेगा।
अब इस चीज़ को देखने के दो तरीके हैं, एक कि इस वजह से हम इसको एक ख़राब मोटरसाइकिल बोल के खारिज कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही अप्रोच होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आरी ने इसके इंजन को कुछ इस तरीके से ट्यून किया है कि इसका बेस्ट परफॉर्मेंस आपको सिटी के अंदर मिलता है, विच ऑल्सो मेक्स इट द बेस्ट रॉयल एनफील्ड फॉर सिटी यूज़। हाउएवर सेम इंजन विथ सेम पावर एंड टॉर्क फिगर्स आपको क्लासिक पर भी मिलता है, बट दैट मेक्स अ फार बेटर मोटरसाइकिल फॉर हाईवे यूज़, जबकि उसका कर्व वेट हंटर से लगभग 14 किलो ज़्यादा है। इंडिया अभी भी एक ऐसा देश है जहाँ एक मोटरसाइकिल मल्टीपल यूज़ केस के लिए काम में ली जाती है। लोग उसी मोटरसाइकिल से ऑफिस भी जाते हैं और टूरिंग भी। तो अगर आरी हंटर के इंजन को कुछ इस तरीके से ट्यून करता कि ये दोनों ही काम ठीक तरीके से कर पाती, तो एक और भी बढ़िया मोटरसाइकिल बन के सामने आ सकती थी। हाँ, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रोक मोटर है और इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका टॉर्क है, ना कि इसका टॉप एंड। और हम इन मोटरसाइकिल से उन स्पीड्स की उम्मीद नहीं कर सकते जो हम KTMs या उसी तरह की दूसरी मोटरसाइकिल से करते हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक 350 सीसी मोटरसाइकिल के लिए 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे कंफर्टेबली बिना किसी स्ट्रेस के क्रूज़ करना कोई मुश्किल बात होनी चाहिए, और फिलहाल हंटर ऐसा करने में सक्षम नहीं है। मैं जिन हाईवेज़ पर ट्रैवल कर रहा था वहाँ पर अक्सर काफ़ी लंबे लंबे स्ट्रेचेस आपको खाली भी मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये मोटरसाइकिल रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, तो कभी कभी काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता था और ऐसा लगता था कि डिस्टेंसेस कवर करने में बहुत ज़्यादा ही समय लग रहा है। क्योंकि मुझे AS200 चलाने की आदत है और वो मोटरसाइकिल फुली लोडेड होने के बाद भी पिलियन के साथ 110 kmph की स्पीड बड़ी एफर्टलेसली अचीव कर लेती है। उस मोटरसाइकिल पर आप 100 kmph की स्पीड पर बड़ी आसानी से पूरे दिन क्रूज़ करते रह सकते हैं। इसलिए अगर रास्ते अच्छे हैं तो डिस्टेंस कवर करने में कहीं ना कहीं काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इफ़ यू आर समवन जिनको थोड़ा तेज़ मोटरसाइकिल पसंद है, या आप कोई ऐसी मोटरसाइकिल ओन कर चुके हैं जिसका थोड़ा हाई रेविंग इंजन है, तो ये मोटरसाइकिल आपको थोड़ा सा निराश कर सकती है, स्पेशली हाईवेज़ पर। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप इस मोटरसाइकिल पर टूर नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हैं और कुछ टाइम में आपको इसकी आदत भी हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि वही डिस्टेंस कवर करने में किसी और मोटरसाइकिल पर आपको शायद थोड़ा कम टाइम और कम एफर्ट लगेगा। अब क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रोक मोटर है, डेफिनेटली आपको यहाँ पर थोड़े बहुत वाइब्रेशंस मिलने वाले हैं, लेकिन रॉयल एनफील्ड का ये J सीरीज़ इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, तो किसी भी पॉइंट पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो वाइब्रेशंस हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, वो है इसके रियर व्यू मिरर्स। हंटर के रियर व्यू मिरर्स पर कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो रहता ही है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन कुछ रेव बैंड्स पर इसका वाइब्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं, कि पीछे का आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, विच आई थिंक इज़ वेरी रिस्की। मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड को प्रायोरिटी पर इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़, इसका इंजन जब हीट हो जाता है तो उसके सिलेंडर हेड से टिक 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 करके कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, और जब कंटिन्यूसली चलाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट होता है तो ये आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है। यू विल फील एज इफ समथिंग इज़ रॉन्ग विद द मोटरसाइकिल्स इंजन। मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइमिंग चेन या टैपेट का इशू है, इसलिए जब ट्रिप के तुरंत बाद मैं इसको सर्विस पर ले गया तो मैंने सर्विस सेंटर वालों को काफ़ी पुश करके इसको चेक करने को कहा। इंजन नॉइज़ को चेक करने का रॉयल एनफील्ड का एक मैकेनिज्म है जिससे उन्होंने इसको चेक करके देखा। उनके हिसाब से अगर इंजन नॉइज़ 75 डेसिबल्स के नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस मोटरसाइकिल के केस में जो इंजन नॉइज़ थी वो 69 डेसिबल्स के आसपास थी, विच अकॉर्डिंग टू देम वॉज फाइन। उन्होंने बताया कि अगर ये नॉइज़ 75 डेसिबल्स के ऊपर होती तो ये सिलेंडर हेड को खोलकर उसके जो टैपेट क्लियरेंस है उसको दोबारा से एडजस्ट करते। अब दोस्तों और बुराई नहीं करूंगा इसके इंजन के बारे में, और जो लोग हंटर को ओन करते हैं या ओन करना चाहते हैं प्लीज़ गाली मत दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एक क्लियर पिक्चर रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पैसे डालने से पहले आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो कि आपके हार्ड अर्न्ड मनी के बदले आपको मिलने क्या वाला है। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको इसके इंजन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊं जो इसको चलाते वक्त आपके चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर ले आएंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट,
अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल नोमैडिक अस। आपके इस छोटे से एफर्ट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल को ग्रो होने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसके इंजन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। पहला, इसकी ट्रैक्टेबिलिटी। इस मोटरसाइकिल पर आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए कि अगर आप 5th गियर पर 85 km/h की स्पीड पर आराम से चले जा रहे हैं और किसी कारणवश आपको इसकी स्पीड को लो करके 50 kmph तक लानी पड़ती है, तो भी आपको गियर डाउन करके 4th गियर पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 5th गियर पर ही इसको चलाते रह सकते हैं और जैसे ही आपको एक खुला स्ट्रेच मिलता है आप 5th गियर से ही इसको वापस उठा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। हंटर इस सब में ना तो ज़रा सा भी झिझकती है, ना ही किसी तरह की नॉकिंग आपको इस पर देखने को मिलेगी। इस वजह से गियर शिफ्ट करने से जुड़ा हुआ जो एफर्ट होता है वो आपका इस मोटरसाइकिल पर काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, इसके गियर शिफ्ट्स। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल के गियर शिफ्ट मुझे काफ़ी पसंद आए क्योंकि ये ना तो कहीं फंसते हैं, ना ही कहीं अटकते हैं और ना ही कोई अनयूजुअल साउंड आपको सुनाई देता है। गियर शिफ्ट मुझे एकदम स्लीक और प्रिसाइज लगे और पूरी ट्रिप पर मुझे एक भी फॉल्स न्यूट्रल देखने को नहीं मिला, विच वॉज इम्प्रेसिव। मैंने बुलेट 500 पर अपनी लद्दाख ट्रिप करी थी और मुझे अच्छे से याद है कि उसके गियर शिफ्ट्स काफ़ी क्रैंकी हुआ करते थे। तो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट किया है। और दोस्तों, इसका जो क्लच है ये थोड़ा सा हार्ड साइड पर है, तो मुझे इसका क्लच यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। इसके 2 रीज़न थे। एक तो ये हार्ड है थोड़ा सा, तो जब इसको खींचता था और कभी कभी जब दबा के रखना पड़ता है तो काफ़ी आपको महसूस होता है कि दिक्कत लग रही है, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि बेटर हो सकती थी, या फिर अगर इस पर स्लिपर क्लच दिया गया होता तो ये शायद थोड़ा सा और बेटर हो जाती। इसके अलावा जो मेरे हाथ के लिए जो इसकी जो क्लच लीवर की जो दूरी है, बेसिकली हैंडल से जो दूरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ये फिंगर टू फिंगर, हैंड टू हैंड चीज़ें बदल सकती हैं, आपके लिए अलग हो सकता है, पर मेरे लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर थी। और मुझे जब मैं इस पोजीशन से इसको इस पोजीशन पर लाता था, अभी ये वो पूरा क्लच छोड़ा हुआ है, अब इसको जब पकड़ के खींचना पड़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, और क्योंकि ये टाइट भी है तो एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगता था। तो ये इसका क्लच के बारे में था। तीसरा, द वे इट फील्स इन द घाट्स। किसी भी और रॉयल एनफील्ड की तरह ये भी आपको पहाड़ों पर ऐसा मज़ा देगी कि एज अ मोटरसाइकिल लवर आप बहुत ही खुश और सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपको सच बताऊं, मैंने इस मोटरसाइकिल पर पिलियन के साथ में काफ़ी स्टीप माउंटेन चढ़े और कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल को दिक्कत हो रही है या आउट ऑफ ब्रेथ फील हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इसको। जहाँ भी ज़रूरत थी एम्पल पावर और टॉर्क अवेलेबल था, क्योंकि पहाड़ों पर ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट और एंगेजिंग फील होती है। चौथा, इसकी पेलोड कैपेसिटी। दोस्तों, किसी भी गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी हमें ये बताती है कि वो कितना भार लेकर एफिशिएंटली चल सकती है, और इसी के साथ ये एक ऐसा स्पेसिफिकेशन भी है जो हम में से शायद बहुत कम लोग चेक करते होंगे एक गाड़ी खरीदते वक्त। पर अगर आप कोई मोटरसाइकिल टूरिंग के पर्सपेक्टिव से कंसिडर कर रहे हैं तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेक बन जाता है। एज़ पर स्पेक शीट आपको हंटर पर 180 किलो का पेलोड मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर 70 किलो के 2 लोग भी इस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको 40 किलो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिसमें आप काफ़ी सारा लगेज कैरी कर सकते हैं। अब आपको सॉफ्ट लगेज कैरी करना है, पैनियर्स लगाने हैं या टॉप बॉक्स लगाना है, ये आपके ऊपर है। इट कैन टेक एनी ऑफ देम। तो दोस्तों, अब जवाब देते हैं आपको उस सवाल का जो हमारे देश में हमेशा पूछा जाता है, कितना देती है। तो आरई के हिसाब से ये मोटरसाइकिल आपको ऑन एन एवरेज 36.2 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी देने में सक्षम है, और जितना मैंने इसको टेस्ट किया मुझे नंबर ठीक ठाक ही लगा। मैंने इसकी फ्यूल इकोनॉमी को टैंक टू टैंक मेथड यूज़ करके चेक किया। ट्रिप पर निकलने से पहले मैंने इसका टैंक फुल कराया ऑटो कट तक और ट्रिप मीटर को 0 कर दिया। इसके बाद जब मैंने इसको रिफ्यूल कराया तो ये 310 किलोमीटर चल चुकी थी और इसमें 7.59 लीटर फ्यूल आया। इस बार भी मैंने इसको ऑटो कट तक ही रिफ्यूल कराया था। कैलकुलेट करके देखा जाए तो ये 40.9 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी बन जाती है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। पर इसमें लगभग 60 किलोमीटर ही सिटी ट्रैफिक था, बाकी हाईवे, मतलब 4 लेन वाला बढ़िया हाईवे। और सिटी ट्रैफिक भी हमें एकदम गंदा वाला वैसा नहीं मिला था, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे।
डिस्क्लेमर, मैंने पूरी ट्रिप पर इस मोटरसाइकिल को कहीं भी ज़्यादा पुश नहीं किया, इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया और शायद ही मैं इसको 90 kmph की स्पीड के ऊपर कहीं पर ले गया होऊंगा, तब जाके मुझे इस तरह की फ्यूल इकोनॉमी इस मोटरसाइकिल से मिल पाई। अब इसके बाद मैंने इसमें पेट्रोल भरवाया कोडाई कैनाल में 2 दिन घूमने के बाद। इस ड्यूरेशन में मैंने इसको लगभग 100 किलोमीटर हाईवेज पर चलाया कोडाई कैनाल पहुंचने से पहले, और उसके बाद शुरू हो गए पहाड़, और लगभग 60 किलोमीटर पहाड़ों का मज़ा लेने के बाद हम कोडाई कैनाल में अपने होटल पहुंच गए। उसके बाद मैंने इस मोटरसाइकिल को कोडाई कैनाल के अंदर सिटी में थोड़ा बहुत चलाया, और उसके अलावा साइट सीइंग के दौरान मैंने इसको पूरे कोडाई कैनाल में और उसके 100-150 किलोमीटर की रेंज में जम के घुमाया। पूरे पहाड़ थे, कहीं छोटे, कहीं बड़े और कहीं काफ़ी स्टीप भी। मोटरसाइकिल को शायद ही मैंने कहीं 60-65 kmph की स्पीड के ऊपर चलाया होगा, लेकिन अक्सर इसको हाई RPM पे चलाना पड़ रहा था, तो मुझे लगा ही था कि इसका माइलेज थोड़ा बहुत ड्रॉप तो होगा ही। हाउएवर, जब नेक्स्ट टाइम मैंने मोटरसाइकिल को रिफ्यूल किया और सेम टैंक टू टैंक मेथड से मैंने इसका माइलेज कैलकुलेट किया, तो 31.5 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मुझे देखने को मिली। तो काफ़ी हद तक माइलेज जो है ड्रॉप हो गया था पहाड़ों पे आने के बाद। तो यार मैंने कोशिश करी है कि डिटेल में आपको इसकी फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बता पाऊँ, और उम्मीद है कि आपको एक क्लियर पिक्चर अभी तक मिल गई होगी इसकी फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। अब यार प्रॉपर सिटी यूज़ में मैंने इसकी फ्यूल इकोनॉमी कैलकुलेट नहीं करी, लेकिन उम्मीद यही है कि अगर आप इसको आराम से चलाएंगे तो ये आपको ईजिली 35 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी दे देगी। एक बात और, कोई भी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी या इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी का फीचर आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर नहीं मिलता, विच आई थिंक इज़ अ मिस। अब दोस्तों, हंटर पर आपको एक 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें 1.5 लीटर डेड स्टॉक फ्यूल होता है। अगर आपको नहीं पता तो शॉर्ट में बता दूं कि फ्यूल इंजेक्टर मोटरसाइकिल्स पर एक फ्यूल पंप का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल को फ्यूल टैंक से इंजन तक पहुंचाने के लिए। डेड स्टॉक उस सिचुएशन को कहते हैं जब फ्यूल टैंक में पेट्रोल का लेवल इतना कम हो जाता है कि फ्यूल पंप का जो पाइप है वो वहाँ से पेट्रोल को पिक नहीं कर पाता। ऐसे में कभी कभी फ्यूल पंप के डैमेज होने के चांसेस भी बन जाते हैं। इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल हमारे कूलर की मोटर है। जब कूलर के टैंक में पानी का लेवल काफ़ी कम हो जाता है और मोटर उसको उठा नहीं पाती, तो हम कहते हैं ना कि मोटर बंद कर दो, अदरवाइज़ मोटर जल जाएगी। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, हालांकि ये एक थोड़ा अलग लेवल पर होता है, पर ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया समझाने के लिए। खैर, 13 लीटर में से अगर हम ये 1.5 लीटर डेड स्टॉक फ्यूल निकाल दें तो बचता है 11.5 लीटर, और 11.5 लीटर में 35 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये मोटरसाइकिल आपको 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे सकती है। इसमें 50 किलोमीटर कम या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग कंडीशंस एंड स्टाइल। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की होती तो एक आइडियल सिचुएशन हो जाती। इसी के साथ आपको बता दूं कि जब इसके टैंक में 4 लीटर फ्यूल बचता है तो इसकी लो फ्यूल वार्निंग ऑन हो जाती है, और साथ ही एक ट्रिप FV इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे आपको दिखने लगता है जो ये बताता है कि आपने लो फ्यूल वार्निंग ऑन होने के बाद मोटरसाइकिल को कितने किलोमीटर चला लिया है। ये इस मोटरसाइकिल का एक काफ़ी बढ़िया फीचर मुझे लगा, क्योंकि इससे आपको एक क्लियर आइडिया लगता रहता है कि लो फ्यूल वार्निंग ऑन होने के बाद आपकी मोटरसाइकिल एग्जैक्टली कितने किलोमीटर चल चुकी है। हालांकि डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पर क्यों ऐड नहीं किया मुझे समझ नहीं आता। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर लग जाता अगर वो ये फीचर ऐड कर देते। अब थोड़ी सी बात मैं इसके फ्यूल गेज पर करना चाहता हूँ, जो मुझे काफ़ी इनएक्यूरेट लगा, खास तौर से पहाड़ों पर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मोटरसाइकिल की लो फ्यूल वार्निंग ऑन हो गई और 15-20 किलोमीटर चलने के बाद मैंने कोई स्टॉप लिया छोटा सा, और दोबारा जब मोटरसाइकिल ऑन करी तो लो फ्यूल वार्निंग जा चुकी थी। सिमिलरली अपहिल जाते वक्त मानिए ऑन हो गया, और थोड़ी देर बाद जब अपहिल ख़त्म हो गया या डाउनहिल शुरू हो गया तो ये दोबारा से ऑफ हो गया। इससे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है वो ट्रिप F वाला है। मान लीजिए एक बार ट्रिप F ऑन हो गया और गाड़ी 15 किलोमीटर चल गई, इसके बाद ये फिर से ऑफ हो गया और थोड़ी देर बाद फिर से ऑन हो गया। तो अब जब ये दोबारा से ऑन होगा तो ये 0 से ऑन होगा, ना कि वो 15 किलोमीटर से। तो ऐसे में आप ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाते कि लो फ्यूल वार्निंग ऑन होने के बाद आपकी गाड़ी एग्जैक्टली कितना चली। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस फीचर की यूजेबिलिटी भी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, और इसीलिए मुझे इस मोटरसाइकिल पर डिस्टेंस टू एम्प्टी वाले फीचर की नीड और भी ज़्यादा महसूस होती है। हाउएवर, ये वाला जो इशू है ये आपको पहाड़ों पर ही फेस होगा, प्लेन्स पर या हाईवेज पर शायद ही आपको इससे कोई दिक्कत महसूस हो।
अब दोस्तों बात करें हंटर की शैसी की, तो उस पर एक ट्विन डाउन ट्यूब फ्रेम आदि ने इस्तेमाल किया है और कुछ सिमिलर सा फ्रेम आपको क्लासिक और बुलेट पर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हंटर के फ्रेम को अलग करती है कि इस पर इंजन फ्रेम के स्ट्रेस मेंबर की तरह एक्ट करता है, और ये एक बड़ा कारण है कि ये मोटरसाइकिल बाकी दोनों मोटरसाइकिल से लगभग 14 किलो हल्की है। इसी के साथ हंटर का जो व्हील बेस है वो भी बाकी दोनों मोटरसाइकिल से लगभग 20 मिलीमीटर कम है, जो इसको एक ज़्यादा अजाइल और ईजी टू मैनूवर मोटरसाइकिल बना देता है। ये अगेन सिटी ट्रैफिक के हिसाब से इसको एक ज़्यादा बेहतर मोटरसाइकिल बनाता है, लेकिन हाईवे क्रूजिंग के हिसाब से एक छोटा व्हील बेस नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है। हाउएवर पहाड़ों पर जहाँ पर टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं या ट्विस्टीज ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इस मोटरसाइकिल को चलाने में आपको काफ़ी मज़ा ज़रूर आएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं इसको घाट सेक्शन पे चला रहा था कि मैंने इससे उम्मीद नहीं की थी कि इतना बढ़िया परफॉर्म करेगी जब इसको लीन करते हैं या फिर जब इसको शार्प टर्न्स में मोड़ते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस दोस्तों मुझे यहाँ पर फील हो रहा था इस मोटरसाइकिल के ऊपर। इवन इतनी भारी मोटरसाइकिल है, काफ़ी हैवी फील होती है ये कभी कभी हिलाने, जब आप इसको हिलाने की कोशिश करें। लेकिन जब मैं इसको घाट्स पर, यहाँ कोडाई कैनाल में काफ़ी अच्छे आपको घाट सेक्शंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जब मैं इसको लीन कर रहा था, टर्न कर रहा था, कॉर्नरिंग भी इवन मैंने ट्राई की इसके ऊपर, तो काफ़ी हद तक ये लीन भी हो जा रही थी अच्छी तरीके से, और कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा था, डर नहीं लग रहा था कि यार गिर जाएगी या इस तरह के कुछ महसूस नहीं हो रहा था मुझे। तो काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि इतनी भारी मोटरसाइकिल होने के बाद भी एक कॉन्फिडेंस आपको देती है। सस्पेंशन हंटर पर आपको स्टिफ मिलने वाला है और व्हील ट्रैवल भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से लगभग हर तरह के रोड्स पर लिविंग द परफेक्टली स्मूथ टारमैक ये आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगी। ये चीज़ आपको थोड़ा ज़्यादा तब फील होगी जब आप इस पर सोलो राइड कर रहे होते हैं। पिलियन के साथ क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा प्रेस होते हैं, इसलिए इसकी राइड क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाती है। मानिए आप 70-80 की स्पीड पर हाईवे पर चले जा रहे हैं और एकदम से कुछ ख़राब पैच आ जाता है या फिर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो इसके स्टिफ सस्पेंशन की वजह से ये आपको काफ़ी डिसबैलेंस सा फील होगी। किसी भी ख़राब पैच को ठीक तरीके से टैकल करने के लिए आपको इसकी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। हालांकि इसके रियर सस्पेंशन पर प्रीलोड 6 स्टेप एडजस्टेबल है, पर मैंने वो करके देखा नहीं क्योंकि मोटरसाइकिल मेरी नहीं थी और मैं इसके सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है उसको छेड़ना नहीं चाहता था। अपनी मोटरसाइकिल पर मैं प्रीलोड को एडजस्ट करता हूँ एज़ पर द यूज़ केस, एंड इट डज़ मेक अ डिफरेंस टू योर मोटरसाइकिल्स राइड क्वालिटी एंड द वे इट बिहेव्स। फ्रंट सस्पेंशन से मुझे ये शिकायत है कि जब भी कोई अंड्यूलेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट आपके हैंडल बार पर फील होता है और कभी कभी उसका एहसास आपके हाथों को भी होता है। ये कभी कभी लंबे ख़राब पैचेस पर आपको एग्जॉस्टिंग फील हो सकता है। व्हील्स यहाँ पर आपको दोनों 17 इंच मिल जाते हैं, विच अगेन इज़ अ गुड स्पेसिफिकेशन फॉर अ कम्यूटर। लेकिन टूर करने के लिए भी अक्सर ये सेटअप काफ़ी अच्छा काम कर जाता है अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोड्स में मोटरसाइकिल नहीं चलानी है और आपकी मोटरसाइकिल पर अच्छे ग्रिप वाले टायर्स मौजूद हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हंटर पर आपको नहीं मिल पाते। हंटर पर आपको C8 के स्टॉक टायर्स मिलते हैं और पीछे यहाँ पर 140/70 सेक्शन का काफ़ी चौड़ा टायर यूज़ किया गया है, जो फिर भी बियरेबल है। लेकिन फ्रंट टायर के साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा भी ग्रेवल या लूज सरफेस आने पर ये बहुत ही आसानी से अपनी ग्रिप को लूज़ कर देता है। तो अच्छा होता अगर आरी यहाँ पर एक बेटर सेट ऑफ टायर्स यूज़ करता, लेकिन ये कोई परमानेंट इशू नहीं है। एज सुन एज योर स्टॉक टायर्स आर वॉर्न आउट, यू कैन गेट देम रिप्लेस्ड। ब्रेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी स्टॉपिंग पावर मुझे एडिक्वेट लगी। अगर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ना भी कहा जाए तो बहुत बुरा भी मैंने नहीं कह सकते, क्योंकि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड हंटर की बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्रेक्स की ज़रूरत भी आपको यहाँ महसूस नहीं होगी। अब दोस्तों, हंटर पर आपको ना ही कोई LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, ना ही कोई DRL, लेकिन फिर भी इसकी हेडलाइट का जो थ्रो है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। कोडाई कैनाल पहुँचने से लगभग 1 घंटे पहले प्रॉपर वाला पूरा अंधेरा हो गया था और वो रास्ता पूरा पहाड़ था, और पहाड़ पर आप जानते हैं एक बार अंधेरा हो गया तो इट गेट्स जेट ब्लैक, क्योंकि कोई ट्रैफिक लाइट्स होती नहीं है और ट्रैफिक भी काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसकी जो हेडलाइट्स थी वो मुझे काफ़ी सही लगी और उनका जो स्प्रेड था वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, स्पेशली इसकी जो लो बीम थी उसका।
मुझे याद है क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ नहीं रहा था तो मैंने इसको हाई बीम पर स्विच तो कर दिया था, लेकिन क्योंकि इसकी हाई बीम का इल्यूमिनेशन मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसको बहुत देर तक ज़्यादातर जो है लो बीम पर ही चलाता रहा। कोई भी ऑक्स लाइट्स ना होने के बाद भी कोई ख़ास दिक्कत यहाँ पर मुझे महसूस नहीं हुई, लेकिन अगर ऑक्स लाइट्स होती तो एनी डे ये थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता। हंटर पे जो डेडिकेटेड हज़ार्ड लैम्प का स्विच आरई ने दिया है वही मुझे काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा, क्योंकि अक्सर आपको हाईवे पर रुकना पड़ता है पानी पीने के लिए, लगेज या गियर्स को एडजस्ट करने के लिए, तो ऐसे में ये काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। और ख़ास तौर से अगर रात हो गई हो तो 6:14 हो रहे हैं और ट्रिप ये हमारा है इस वक्त 6 से 7 किलोमीटर। गाड़ी तो यहाँ पे दिख नहीं रही होगी, हेडलाइट आप देख लीजिए। बाकी टेल लैंप इस पर एक एलईडी यूनिट है और जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको बल्ब वाले ही मिलेंगे। स्विच गियर की बात करूं तो बाकी सब मुझे ठीक ही लगा, लेकिन जो पास लाइट का स्विच है उसकी पोजीशनिंग मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी। ये आपके लेफ्ट हैंड के थंब से ऑपरेट होती है और थोड़ा टाइम आपको लग सकता है इसके साथ में यूज़ टू होने के लिए, क्योंकि आपके हाथ के लिए इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा नेचुरल नहीं लगता। अब पता नहीं आरई ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन क्यों किया है, लेकिन आरई की सारी ही मोटरसाइकिल पर आपको सिमिलर सा पास लाइट का स्विच देखने को मिलेगा। मुझे याद है एक दो बार मैंने पास लाइट की जगह राइट साइड का इंडिकेटर ऑन कर दिया। थोड़ा सा अर्गोनॉमिकली इसकी डिज़ाइन मुझे सही नहीं लगती, लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट लिव विद। अब दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स की बात कर रहा हूँ तो इस मोटरसाइकिल पर आपको एक मोबाइल चार्जर भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है कंपनी की तरफ से, और ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया एडिशन लगा, ख़ास तौर से टूरिंग के टाइम पे। और आजकल तो सिटी में भी आपको मैप्स की जो ज़रूरत है वो अक्सर पड़ ही जाती है, तो हाँ वो एक अच्छी चीज़ है और कंपनी की तरफ से लग के आ रहा है तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। हालांकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है, बट मुझे नहीं लगता कोई बड़ा ऐसा इशू है उससे। जब आपकी स्क्रीन मोबाइल की ऑन रहती है, यानी कि आप मैप्स लगातार चालू रखते हैं उसके ऊपर, तो इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ज़्यादा स्लो रहती है, मुझे ऐसा फील हुआ, तो वो एक चीज़ है। बाकी टूर करते वक्त आपको ये डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल फीचर लगने वाला है। अब यार लगेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टूर करते वक्त इग्नोर नहीं कर सकते, और लगेज माउंटिंग और अनमाउंटिंग अगर मोटरसाइकिल पर आसान हो तो काफ़ी सारा एफर्ट जो है वो आपका मोटरसाइकिल टूरिंग के दौरान बच जाता है। इस ट्रिप पर मैंने वाइडरा के टैंक बैग और सैडल बैग्स यूज़ किए थे और काफ़ी आसान मुझे इस पर लगा लगेज माउंट करना और उतारना, और कुछ सिमिलर सा एक्सपीरियंस आपको बाकी 350 सीसी मोटरसाइकिल जो रॉयल एनफील्ड की होती हैं उन पर भी मिलेगा। मेरे पास एक नॉन मैग्नेटिक टैंक बैग है और मेरा टैंक बैग भी इस पर बड़ी आसानी से फिट हो गया, और किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं हुआ कि नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से ये ठीक तरीके से उस पर फिट नहीं हो रहा है या अनस्टेबल है या फिर निकल रहा है, ऐसा कहीं भी मुझे फील नहीं हुआ। हालांकि आप आसानी से इस पर एक मैग्नेटिक टैंक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि मोटरसाइकिल की पिलियन सीट ज़्यादा ऊंची नहीं है, इसलिए सैडल बैग्स को उस पर रखना या इससे निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। इसी के साथ लेफ़्ट साइड पर सारी गार्ड होने की वजह से आपका जो बैग है वो टायर से नहीं लगता, और राइट साइड पर क्योंकि यहाँ पर ट्विन शॉक्स मौजूद हैं तो राइट साइड वाला जो सस्पेंशन है वो आपके बैग और टायर के बीच में ठीक ठाक दूरी बनाकर रखता है, तो यहाँ पर कोई भी संभावना ऐसी नहीं रहती है कि आपका जो बैग है वो टायर से टकराए और बैग आपका ख़राब हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक सैडल स्टेज पर नहीं भी लगवाएंगे तो भी आपका काम ईजिली चलता रहेगा। अब यार मेरे पास वाइडरा ले सैडल बैग्स का एक काफ़ी पुराना वेरिएंट है। इस पर जो दोनों बैग से बीच का ब्रिज होता है वो एडजस्टेबल नहीं होता था, और इसी वजह से ये मेरी मोटरसाइकिल यानी AS 200 पर थोड़ी सी प्रॉब्लम देता था। लेकिन इस मोटरसाइकिल पर यानी हंटर पर इसने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दी, और इसीलिए मैं इस बात पर थोड़ा और भी ज़ोर दे रहा हूँ कि हंटर इज़ अ वेरी ईजी मोटरसाइकिल टू कैरी योर लगेज और माउंट और अनमाउंट योर लगेज। अब दोस्तों की आखिरी चीज़, इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो नंबर में जो भी है मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा, लेकिन पूरी ट्रिप पर कहीं भी कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर, कोई भी ऐसा ख़राब पैच, कोई भी ऐसा गड्ढा नहीं मिला जहाँ पर जो गाड़ी है उसका कोई भी नीचे का हिस्सा ज़मीन से टकराया हो। इवन आफ्टर हमारी गाड़ी जो है पूरी तरीके से लोडेड थी, तो ऐसे में सस्पेंशन थोड़े ज़्यादा दबते हैं, लेकिन क्योंकि इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं इसलिए ये उतने ज़्यादा नहीं दबते, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये कहीं पर भी आपकी गाड़ी नीचे से टकराएगी नहीं। एटलीस्ट मेरे साथ तो फुली लोडेड होने के बाद भी
एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ जब ये गाड़ी नीचे से टकराई हो। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में गाड़ी बहुत सही है और आप इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि ये नीचे से कभी भी कहीं भी टकराएगी। इसी के साथ इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी इसके लिए सम्प गार्ड देती है, उसके लिए आपको कुछ एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का सम्प गार्ड होता है, मेटल का होता है, तो वो आपकी गाड़ी के इंजन को बढ़िया तरीके से सेव कर लेगा। अगर कहीं से भी कोई नीचे पत्थर या कुछ भी टकराता है तो आपकी गाड़ी के इंजन को कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ऑन द टूरिंग रिव्यू ऑफ रॉयल एनफील्ड हंटर आफ्टर राइडिंग इट फॉर 1000 ऑड किलोमीटर्स। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है हंटर को लेकर तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।